व्हाट इज डिस्पेजिया लुसोरिया? हम 5 मिनट अपना रिवीजन करके ही हम अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे विद इंटेस्टाइन और बावल। तो व्हाट इज डिस्पेजिया लुसोरिया? को कैसे आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अपना आंसर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन फॉर द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द dysphagia for solid. Please answer this. Please answer first question. एंडोस्कोपी? ये सेकंड वाले का आंसर दिया है डॉक्टर। स्वाति सर। गुड। एंडोस्कोपी। Dysphagia lusoria. What is the answer? Dysphagia lusoria due to, or dysphagia lusoria. What is dysphagia lusoria? No one? ये मैंने कल भी बताया था आपको, मतलब हमारी प्रीवियस क्लास में भी बताया था। कंप्रेशन, वेरी गुड रितिका, कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस बाय द एब्रेंट ब्लड वेसल्स। गुड डॉक्टर शालिनी, वेरी गुड। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हेलर्स ऑपरेशन डन फॉर, हेलर्स ऑपरेशन डन फॉर क्वेश्चन। ये सर्जरी का क्वेश्चन मान लीजिए या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का क्वेश्चन मान लीजिए, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो हमारे को पता होना चाहिए। हेलर्स ऑपरेशन डन फॉर, आंसर चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड रितिका। एक्लेजिया कार्डिया, क्योंकि वो कंफ्यूज करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस, पेप्टिक अल्सर, इसोफेगस, कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस किसी भी तरीके से, बट अपने को पता होना चाहिए कि हमारे को क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है। रोजरी बीड एपिडियंस किस में देखने को मिलेगी? रोजरी बीड एपिडियंस, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था क्रॉक स्क्रू इसोफेगस। क्रॉक स्क्रू इसोफेगस, डॉस, वेरी गुड। जिसके अंदर मैंने क्या बोला था, सिंपली अपने को चीज किस तरीके से याद रखनी थी, ये चीज कि हाइपर मोबिलिटी ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर हाइपर मोबिलिटी, ये जो पेरिस्टाल्टिक मोशंस हैं तो उसके क्या हो गए, हाइपर मोबिलिटी हो गए। तो वो किस तरीके से शो होने लग जाएगा, इसोफेगस इस तरीके से शो होने लगेगा। तो ये जो हाइपर मोबिलिटी की वजह से, ये जैसे कि हम तौलिए को रिंकल्स करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा क्या बन जाता है, ये एक क्रॉक स्क्रू की तरह के कॉर्क के ऊपर स्क्रू लाइनिंग दिखने लगती है। तो ये किस में देखने को मिलेगी, हमारे को बेरियम स्वेलो में देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। सेचकी रिंग्स, व्हाट इज सेचकी रिंग्स? फेशियल रिंग को बोलते हैं। सेचकी रिंग, लोअर इसोफेजियल रिंग। it is the lower esophageal ring and it is made up of mucosal ring। एक ही वर्ड याद रखना है और वो है it is a mucosal ring। बिकॉज ऑप्शंस में क्या देखने को मिलेगा आपको, म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल रिंग। नो, हमारा ये है आंसर म्यूकोसल रिंग एट दी स्क्वेमस कोल्यूमिनर जंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आए, हमारा
आप सभी को ये रिवीजन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीजें आपको जब मैं समझाऊंगा तो बहुत इजी लगेंगी, बट विदाउट रिवीजन ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। तो कैन वी प्रोसीड? आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तब हमारा आज का इंटेस्टाइनल पोर्शन जो स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा हमारे माल एब्जॉर्प्शन से, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से। सब अपने नोट्स तो बना रहे हैं ना? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हम, जिसके अंदर पहला माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का पहला ही जो टेस्ट है वो कहलाता है टेस्ट डी जाइलोस टेस्ट। एंड डी जाइलोस टेस्ट से पहला क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है डी जाइलोस टेस्ट यूजफुल फॉर आंसर यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है एआईपीजीटी के अंदर। डी जाइलोस टेस्ट यूज्ड फॉर, आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में भी दो तरीके से एबनॉर्मलिटी हो सकती है। मे बी डिजीज इन द पेनक्रियास और ड्यू टू द पेनक्रियाटिक डिजीज, एंड सेकंड कॉज इज intestinal cause intestinal mucosal disease। intestinal mucosal disease, ठीक है। तो एक चीज समझ लीजिए कि दोनों की वजह से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन डिफिकल्ट हो, एब्जॉर्प्शन डिजीज हो सकती है, बट डी जाइलोस टेस्ट पॉजिटिव किसको बोलेंगे? अगर पेनक्रियाटिक डिजीज है तो डी जाइलोस टेस्ट कैसा दिखाई देगा हमारे को? वो नेगेटिव। अभी मैं बता देता हूँ डी जाइलोस टेस्ट में करते कैसे हैं, बट एक सिंपल लेआउट समझ लीजिए। डी जाइलोस टेस्ट इज नेगेटिव, शोज द पेनक्रियाटिक diseases causing the carbohydrate absorption abnormalities, but D Gyrose test positive shows the mucosal diseases, shows the intestinal mucosal diseases। ओके, तो डी जाइलोस टेस्ट होता कैसे? अपने को पता होना चाहिए डी जाइलोस टेस्ट में हम करते क्या हैं। सिंपल फंडा है डी जाइलोस टेस्ट को करने का, और वो फंडा क्या है देखिए। हमने क्या किया, 25 ग्राम ओरली डी जाइलोस टेस्ट डी जाइलोस पिला दिया। ओरली डी जाइलोस ओरली डी जाइलोस हमने दे दिया। अगर मैंने जैसे बोला था कि पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर क्या होगा? हमने 25 ग्राम ओरली डी जाइलोस देने के बाद में हम 24 आवर्स आफ्टर हम उसका क्या लेंगे? यूरिन सैंपल लेंगे। तो अगर कोई चीज एब्जॉर्ब होगी तभी तो यूरिन में आएगी, अगर कोई चीज एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो यूरिन में नहीं आएगी। तो यूरिन में नहीं आएगी मींस उसके यूरिन में जो डी जाइलोस की वैल्यू रहेगी 25 ग्राम, हम हमारे नॉन क्वांटिटी हमने उसको पिलाया है, तो हमारे को पता है कि नॉर्मली हमारे कितना आ जाना चाहिए था, लेस ग्रेटर देन 5 ग्राम आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आता है? लेस देन 5 ग्राम। और 24 आवर्स के लिए कोई नहीं रुकता है, तो हम इस यूरिन सैंपल लेते हैं आफ्टर 5 आवर्स। आफ्टर 5 आवर्स तो एक सिंपल फंडा है, 25 ग्राम ओरली डी जाइलोस पिलाया, उसके 5 आवर्स के बाद में यूरिन सैंपल में लेस देन 5 ग्राम अगर डी जाइलोस प्रेजेंट है मींस द डी जाइलोस टेस्ट इज पॉजिटिव, एंड डी जाइलोस टेस्ट पॉजिटिव means there is some intestinal mucosal diseases, which are the first one is the celiac diseases. First one is the celiac disease. Second one is the tropical spoor disease.
tropical sport disease and third one is the Whipple's disease. अभी आप कहेंगे ये सब क्या है, तो अभी ये सारी डिजीज को मैं इंडिविजुअली समझाऊंगा, बट अभी के लिए हमारे को समझना है डी जाइलोस टेस्ट। और डी जाइलोस टेस्ट का अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है, बट अगर इसका डीप क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको पूछे जाएगा डी जाइलोस टेस्ट नेगेटिव शोज दी पेनक्रियाटिक डिजीज एंड डी जाइलोस टेस्ट पॉजिटिव शोज दी इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिजीज है। अगर मेंशन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिजीज से मेंशन नहीं है तो वहां पे ऑप्शंस क्या मिलेगा अपने को, सीलियक डिजीज, ट्रॉपिकल स्पोर्ट डिजीज एंड विपर्स डिजीज। ओके, तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन मत रखना। पॉजिटिव कि किसको बोला कि हमने 25 ग्राम ऑलरेडी डी जाइलोस दिया, तो पेशेंट की अगर हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोजा अगर वर्किंग में नहीं है तो वो क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, और कार्बोहाइड्रेट अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में कार्बोहाइड्रेट नहीं निकल पाएगा, डी जाइलोस प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 5 ग्राम, लेस देन 5 ग्राम। ओके ओके, ये तो हुआ अगर पॉजिटिव हुआ तो। बट हर एक कंडीशंस में हम क्या पढ़ते हैं, फॉल्स पॉजिटिव कंडीशंस भी पढ़ते हैं कि ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी तो हो सकता है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम पॉजिटिव आते ही हम उसको इन तीन में ड्रॉप डाउन में डाल दें, नहीं। फॉल्स पॉजिटिव, व्हाट आर द कंडीशंस शोइंग द फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट। फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए हम तीन चीजें हमेशा एक्सक्लूड करेंगे, और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, first one is the bacterial overgrowth, second one is the renal insufficiency, and third one is the ascites, or pleural effusion, third one is the pleural effusion। ओके, तो हमारे को पता चल गया डी जाइलोस टेस्ट कैसे पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव में भी फास्ट पॉजिटिव की कंडीशंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे को याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास में। ठीक है, ओके। अगर इसी में अगर आपको पूछ लिया जाता है माल एब्जॉर्प्शंस के लिए कि कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट बोल रहा था उसकी जगह ये पूछा जाए अगर कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट अगर पूछा जा रहा है आपको, तब तो आंसर जाएगा डी जाइलोस टेस्ट। नॉन इन्वेजिव टेस्ट पूछा है तब जाएगा आंसर हमारा डी जाइलोस टेस्ट। बट इसी जगह अपने को पूछा है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन, तब आंसर जाएगा एंडोस्कोपिक बायोप्सी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी। ठीक है, और नेगेटिव में मैंने सारा ही पहले एक्सप्लेन कर दिया है, देयर इज ए सम पेनक्रियाटिक डिजीजेस। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को। नेक्स्ट, तो हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट हमने डी जाइलोस को समझ लिया है, तब हम बात करेंगे कोबाल माल एब्जॉर्प्शन के लिए, और उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, और वो होता है टेस्ट सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट, सीलिंग टेस्ट डिटरमाइन दी कॉज ऑफ, एक वर्ड लिख लीजिए, डिटरमाइन दी cause of cobalamin malabsorption, cobalamin malabsorption। okay, what are the conditions where sealing test positive? फर्स्ट, कंडीशंस पता होनी चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीलिंग टेस्ट इज यूजफुल फॉर फॉलोइंग कंडीशन, ऑल एक्सेप्ट करके ये क्वेश्चन आएगा आपको।
ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आएगा तो हमारे को इसके अंदर 5 कंडीशंस हैं और वो पांचों की पांचों कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी कि सीडिंग टेस्ट किस किस में यूजफुल होता है। फर्स्ट कंडीशन इज द पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। Second condition is the chronic pancreatitis. Third condition is the achlorhydria. Third condition is the bacterial overgrowth syndrome. And last condition is the ileal dysfunction. Ileal dysfunction. सीलिंग टेस्ट पॉजिटिव कब आता है, ये कंडीशंस ही पूछी जाती हैं और जो टेस्ट होता कैसे है वो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बट अपने को सीलिंग टेस्ट में याद क्या रखना है, अगर बेसिक क्वेश्चन आया है तो बेसिक क्वेश्चन में टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द कोबालैमिन माल एब्जॉर्प्शन, ये आपका बनेगा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यूजफुल इन, second question, pernicious anemia, chronic pancreatitis, achlorhydria, bacterial overgrowth and ileal dysfunction। बट अपने को बेसिक पता होना चाहिए। जिस तरीके से हमने क्या किया था, हमारा डी जैलोस टेस्ट में हमने 25 ग्राम डी जैलोस को दिया आफ्टर 5 आवर्स लेस देन 5। सिंपल तरीका याद रखने का है 25 5 5, तो तीन चीजें हैं। 25 ग्राम ओरल डी जैलोस दिया आफ्टर 5 आवर्स, यूरिन सैंपल लिया और यूरिन सैंपल में लेस देन 5 ग्राम आया, मींस द डी जैलोस टेस्ट इज पॉजिटिव। सिंपल फंडा। इसी तरीके से हमारा डी जैलोस नहीं, सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट में हमने क्या किया, लेबल्ड कोबाल्ट CO58 को हमने दिया और आफ्टर 24 आवर्स हमने क्या लिया, यूरिन सैंपल लिया। अब यहाँ पे अगर लेस देन 10%, जितना दिया है उसका लेस देन 10% अगर मिलता है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो आपके हैरिसन में दिया हुआ है, तो हैरिसन गाइड बुक में लेस देन 10% को वो फॉलो करते हैं। अगर लेस देन 10% है, जो भी नोन क्वांटिटी ऑफ दी आपने कोबालैमिन, लेबल्ड कोबालैमिन को दिया है, तो वो किसको शो करेगी, सीलिंग टेस्ट पॉजिटिव को। वो किसको शो करेगी, पॉजिटिव सीलिंग टेस्ट को। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अगर कोई भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है तभी हम एक चार्ट बना सकते हैं, और वो चार्ट बनाइए आप। यहाँ पे लिखिए डायग्नोसिस, यहाँ पे लिखिए कोबाल 58, तो अब देखिए फर्स्ट डायग्नोसिस किस तरीके से बनता है केवल कोबालैमिन 58 से, क्योंकि अभी मैंने बताया था कोबाल नोन क्वांटिटी दिया, लेस देन 10% अगर लेस देन 10% अगर है तो हमने सीलिंग टेस्ट को पॉजिटिव बताया था। तो सीलिंग टेस्ट पॉजिटिव किस किस कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन इज दी पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया में अपने को पता है पहली चीज हमने टेस्ट किया बेस लाइन पे, तो कोबालैमिन लेस देन 10% मिलेगा, यस और नो, यस, तो लेस देन 10%। अगर हमने, हमारे को बेसिक फंडा क्लियर है कि पर्नीशियस एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, तो हमने एक्सटर्नली क्या दे दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर दे दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर दे दिया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद में पर्नीशियस एनीमिया की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रिजॉल्व होगी, डेफिनेटली यस। तो कोबालैमिन की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 10% आएगी, तो सीलिंग टेस्ट में हमारे को ग्रेटर देन 10%
हमारे को कोबालेमिन की वैल्यू जो पहले लेस देन 10% थी वो बढ़ के हो जाएगी ग्रेटर देन 10%, क्योंकि हमने जो रूट कॉज था इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी का हमने एक्सटर्नली देके उसको रूल आउट कर दिया, तो हमारा रूल आउट हो जाता है। रूल आउट करने में काम आता है कि पर्नीशियस एनीमिया प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि हमारा सीलिंग टेस्ट की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि ये डिटरमाइन करता है कॉज ऑफ द कोबालेमिन माल एब्जॉर्प्शन। तो कॉज को किस तरीके से फाउंड आउट कर रहे हैं वो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहिएगा। कि पहला कॉज समझ में आ गया कि पर्नीशियस एनीमिया को कैसे एक्सक्लूड करेंगे, सिंपली बाय गिविंग इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो हमारा कोबालेमिन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। सेकंड second cause of the ceiling test is the chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis, नो डाउट यहाँ पे कोबालेमिन लेस देन कोबाल 58 लेस देन 10% पे रहेगा इन अ बेस लाइन, बट हमारे को पता है अगर मेरा पेशेंट क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के साथ में है, ठीक है, तो अब हमने पेशेंट को क्या किया, हमने पेशेंट को किया विद पेंक्रियाटिक एंजाइम दिए। तो क्योंकि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में पेंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमने क्या किया विद पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हमने टेस्ट को रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोबालेमिन मींस ग्रेटर देन 10%। ओके, तो हमारे को पता चल जाएगा कि पेंक्रियाटिक एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी है मींस शोज द क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। इसी तरीके से थर्ड कॉज मैंने क्या बताया था, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में भी क्या मिलेगा हमारे को, लेस देन 10% CO58। तो हमने क्या किया, अब पेशेंट को बैक्टीरियल ओवरग्रोथ क्यों मिल रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया ओवरग्रोथ कर रहे हैं, तो हमारे पास में सिंपल फंडा है कि हम इसको एंटीबायोटिक देंगे फॉर 5 days। तो आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days of antibiotic treatment, उसका टेस्ट रिपीट करेंगे। अपने को पता है कि 4 कॉज ही हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में हमने क्या किया, एंटीबायोटिक 5 days का ट्रीटमेंट दिया, और 5 days एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में डेफिनेटली इसका कोबालेमिन का नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल लेवल मींस द ग्रेटर देन 10% वैल्यू आने लगेगी। ठीक है, अब तीनों चीजें ट्राई करके देख लिया हमने, इंट्रिंसिक फैक्टर देख के देख लिया, पेंक्रियाटिक एंजाइम देख के देख लिया, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देख के देख लिया, फिर भी वैल्यू तीनों टाइम में बेस लाइन पे भी लो आ रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर के बाद में भी लो आ रही है, एंड पेंक्रियाटिक एंजाइम के बाद में भी लो आ रही है, एंड बैक्टीरियल ओवर सॉरी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद में भी लो आ रही है। तब फिर इसका डायग्नोसिस हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे इलियल डिस्फंक्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलियल डिस्फंक्शन है यहाँ पे। तो ये डिफरेंशिएटिंग चार्ट समझ में आया, यस और नो कमेंट में डालो, जिससे कि हम ये चार्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट था, क्योंकि ये क्लासेस में इसीलिए की जाती है कि हाँ आपको ये चीज समझ में आती है या नहीं, यस और नो। यस यस यस, बस 2 जने ही, यस सर, ओके। तो थैंक यू। ये वैसे एक्चुअल में एक बार में किसी को भी नहीं समझ में आता, तो आपकी मेमोरी पावर समझ लो कि आपको एक बार में ये चार्ट समझ में आ गया है। और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि है ना, अगर बेसिक क्वेश्चन हुआ तो मैंने बोला था ना, बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ये, सेकंड बेसिक क्वेश्चन ये, बट अगर वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से पूछते हैं क्वेश्चंस को कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए ये चार्ट। अगर ये सिंपल चार्ट आपको समझ में आएगा, तभी आप हमारे हाई लेवल के क्वेश्चंस को, जो कहते हैं ना कि 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एआईपीजीटी एंड यूपीएससी के अंदर, तो उस लेवल तक के क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और सही आंसर कर पाओगे। ठीक है,
एक क्लोराइड्रिया तो अलग ही कंडीशंस है, आपको पता चल जाएगा। एक क्लोराइड्रिया के लिए ना अपने जो HCl लेवल है, जो पीएच मॉनिटरिंग में करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि HCl लेवल कितना आ रहा है, पीएच मॉनिटरिंग करके सिंपली। तो कैन वी स्टार्ट विद नेक्स्ट डिजीज, विद सीलियक डिजीज? Dr. there's 5 minutes left to end the session. ओके 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 ओके। ठीक है, 5 मिनट बाद में हमारा एक ब्रेक लग रहा है, तो वो ब्रेक होगा 20 मिनट्स का। तो 20 मिनट्स का ब्रेक के बाद में हम ज्वाइन करेंगे हमारी क्लास को 2:30 पे। तो 2:30 पे हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। क्योंकि ये लंच ब्रेक मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी अपना लंच और ले सकते हैं। तो 2:30 पे हमारा लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा। सीलियक डिजीज एंड मैं आगे वापस से विपस डिजीज के लिए भी बोलूंगा। तो पहले कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए सीलियक डिजीज के लिए, समझने की कोशिश करना ध्यान से। पहला वर्ड आता है माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमने ये चीज कहाँ पे पढ़ी थी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिजीज की फर्स्ट डिजीज मैंने कौन सी बोली थी? सीलियक डिजीज। तो सीलियक डिजीज इज अ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सीलियक डिजीज इज ए माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ऑफ, वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेड में लिखता हूं, नॉन इन्फेक्शियस विदाउट सिस्टमिक फीचर्स। ये मेरा रेड में लिखने का रीजन ये था बिकॉज जो भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं तो इस वन लाइनर से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, तो हमारे को ये इसकी डेफिनेशन की लाइन पता होनी ही चाहिए कि सीलियक डिजीज इज ए माल एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर कोई इन्फेक्शियस कॉज नहीं होता है और जहां पे कोई सिस्टमिक फीचर्स नहीं आने चाहिए। सिस्टमिक फीचर्स आपको सबको पता है, फीवर, मेलियास, वोमिट, नोजिया, वोमिटिंग एंड ऑल। ओके, देन अब आप कहेंगे सर अगर इन्फेक्शियस कॉज नहीं है तो व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस सीलियक डिजीज? तो हाँ, इटियोलॉजी। चलो इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में फर्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर, फर्स्ट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आता है ये सबको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, गेहूं की एलर्जी। क्या बोलते हैं? गेहूं की एलर्जी। ओके, तो गेहूं की एलर्जी मीन्स सीलियक डिजीज। अब सीलियक की स्पेलिंग कोई ऐसा भी लिखता है COELICK एंड कोई CELICAK, तो आप देख लेना जो भी आपको ठीक लगे। अब इन्वायरमेंटल के अंदर बात करता हूं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर बात करके अपन कंप्लीट करेंगे, फिर 2:30 से क्लास ज्वाइन करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इनटॉलरेंस टू ग्लाइडिन प्रोटीन, जो कि प्रेजेंट किस में मिलेगा हमारे को? ग्लाइडिन प्रोटीन या ग्लूटेन। एंड ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट किस में मिलता है? इसी गेहूं। और गेहूं के अलावा किस किस में प्रेजेंट होता है, इससे हमारा क्वेश्चन बनता है, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ग्लूटीन प्रेजेंट किस किस में होता है। ठीक है, वीट, बार्ले, रे, ओट्स, एक सिंपल फंडा होता है याद करने का, वीट, बार्ले, रे, ओट्स। ओके, वीट, बार्ले, रे, ओट्स।